So now we will go into the detail of form, movement, shading, and color. Okay. Now you understand the concept of like location. What is location that we know, है ना? And first thing that we'll like going to discuss is form in determinants. तो फॉर्म रिस्पॉन्सेज को हम डिनोट करते हैं एफ लिखते हैं और सो एफ रिस्पॉन्सेज हम इनको बोलते हैं। फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म क्या है आपका कि जो स्ट्रक्चर है, फिगर है, उसको हम फॉर्म बोलेंगे। एंड वो कैसे डिफरेंशिएट होता है? वो डिफरेंशिएट हमारा होता है कि जो जैसे यहाँ पे बैट देखा और किसी ने बोला कि इसका स्ट्रक्चर या फिगर ऐसा है जिसकी वजह से मुझे बैट लग रहा है, तो दैट इज फॉर्म, है ना? तो it is used to score responses in which shape and contour of the block determine the concept and there is no other main determinant such as color and movement. As I said कि movement अगर है तो हम वो करते हैं, और फॉर्म के साथ भी, कलर के साथ भी फॉर्म को हम लोग स्कोर करेंगे। कैसे करते हैं वो जब कलर रिस्पॉन्सेज आएंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा। साउंड ओपन किया हुआ है? हाँ किया हुआ है। आवाज नहीं आ रही है। नहीं एक कह रहे हैं। हाँ तो उनके साइड में होगा, अदरवाइज तो आ रहा है। हाँ तो इसको हम फॉर्म बोलते हैं। तो फॉर्म के बाद आता है आपका मूवमेंट रिस्पॉन्स। तो फॉर्म, मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेज जो हमारे हैं दे आर फॉर्म रिस्पॉन्सेज, ठीक है? और फॉर्म हमें क्या बताता है? फॉर्म थोड़ा इंटरप्रिटेशन की साइड में हम जाते हैं, जिससे कल हमारे लिए बहुत इजी हो रहेगा। थोड़ा बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो फॉर्म क्या बताता है कि आपने ये फिगर देख ली जैसे, और ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने बैट बताया और होल कार्ड में आपने बैट बताया। तो क्या कर रहे हैं कि आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको जो भी दिख रहा है डिफरेंट फिगर्स हैं आपको बताना है। तो अब ये जो इसकी जो आउटर लाइंस हैं वो इसको अलग कर रही हैं बैकग्राउंड से। भाई अगर फिगर इस वाइट बैकग्राउंड पे बहुत ही लाइट येलो कलर या व्हाइट कलर से कुछ बना दें तो क्या आपको दिखेगा? जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे नहीं दिखेगा। तो क्योंकि ये फिगर है तो इसलिए मुझे क्लियर दिख रहा है। तो अब अगर ये जो फॉर्म को हम मतलब फिगर को एक स्टैंड आउट हो जाता है, बैकग्राउंड बैक में दिखता है और फिगर हमें दिखता है। तो अब जब हम ये देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हमारा जो माइंड है वो यूजुअली फिगर्स को देखने के लिए आदी होता है। हम उसी को देखने की कोशिश, बैकग्राउंड में उतना ध्यान नहीं देते। हमारा जो सिस्टम है इस तरह से वायर्ड है। अब ये क्या है कि आपको एक इंस्ट्रक्शंस दिया गया, आपको पता है आपको फिगर्स देखनी है, आप उसको देख रहे हैं। तो ये आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज के बारे में बताता है। यानी फॉर्म मींस, इसको ऐसे आप समझने के लिए आप समझें कि फॉर्म इज इक्वल टू योर थॉट प्रोसेस। फॉर्म जैसे कलर का मैंने बताया था इमोशंस को डिनोट करते हैं, फॉर्म जो है वो आपको क्या बताता है कि आपके थॉट प्रोसेस के बारे में। क्यों? कि आपसे कोई बात की जा रही है, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, या मान लिया कोई सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम हम लोग सारे देते हैं और एग्जाम में हमारे पास आया कि प्लीज डिस्क्राइब द रोसाक टेस्ट, साइकोलॉजी के हैं इसलिए, या कोई भी किसी भी, जस्ट लाइक राइट एन एसे ऑन महात्मा गांधी और समथिंग लाइक जो हम लोग के साथ तो होता है। तो अब हमारा जो एरिया है वो डिफाइंड हो गया कि मुझे लिखना है महात्मा गांधी के बारे में। तो ये लिमिटेशंस हमारी आ रही कि इसी के अंदर मुझे रहना है, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाहर हम नहीं जाएंगे। तो क्या हो रहा है? तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये आपने एक लिमिटेशन लगा दी अपने सोचने के ऊपर, थॉट।
तो आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि मुझे रोसाक के बारे में या महात्मा गांधी के बारे में वॉट एवर द राइट क्वेश्चन इज, आई हैव टू राइट फॉर दैट ओनली। तो उसी को आप लिखते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे अब आपका मन कर सकता है कुछ भी, है ना। जैसे डिसाइड कर लिया कि आपका बॉस है जहां आप काम कर रहे हैं और वो, उससे आप खुश नहीं है, कोई नहीं खुश होता वैसे। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल है, जैसे बिल्कुल बताएं। महात्मा गांधी का, तो उसने लिखना शुरू किया कि महात्मा गांधी गुजरात में पैदा हुए थे और गुजरात में नमक भी बनता है और कभी मेरी मम्मी ने नमक सब्जी में ज्यादा डाल दिया था, एंड देन द थॉट इज गोइंग। हाँ, इसको आपको क्या कहते हैं, पढ़ना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज, अगर साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोले तो। मतलब गड़बड़ है ना भाई, यूजुअली तो हम ऐसे नहीं लिखते। तो ये क्या है, एक स्टिमुलस एक सेंटेंस से उठाया, उस पे दूसरा चला गया, दूसरे से तीसरा चला गया, और वो कहाँ रुकेगा जाके हमें नहीं पता। ठीक, तो क्या हुआ कि थॉट का प्रॉब्लम है। नई लिमिटेशंस जो हम फिक्स की थी हमने, इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि भाई आप जो फिगर्स में कुछ दिखेगा, जो भी दिखना है आपको बताना है, लेकिन अब वो उसके बियॉन्ड अगर जा रहा है तो फॉर्म हमें ये बताता है। और ज्यादातर जो रिस्पॉन्सेज हैं, आप ये कह सकते हैं मोर देन 50-60%, और उससे भी ज्यादा, मतलब 60% के आसपास आई थिंक आएगा। एग्जैक्ट नंबर अभी हम डिस्कस करेंगे जब इंटरप्रिटेशन में आएगा। तो दैट इज फॉर्म। क्योंकि अगर हम अपने थॉट, अगर इमोशंस के हिसाब से चलने लगेंगे तो क्या होगा, चलते हैं कुछ लोग, बॉस नहीं पसंद है, बॉस को 2-4 लगाया है, छोड़ दीजिए, रिजाइन किया, रिजाइन भी नहीं किया, निकला है, देखेंगे जो होगा। ऐसे भी लोग होते हैं। तो जो नहीं सोचते, लेकिन अब आपको आता है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है कि जॉब छोड़ देना चाहिए यार, ये क्या 9 to 5 की जिंदगी है ना। लेकिन फिर आपका दिमाग आपको ये समझाता है कि भाई घर में बच्चे भी हैं, एक्सपेंसेस भी हैं, ईएमआई भी भरनी है, झेलो किसी तरीके से, चलो जब तक कुछ नहीं मिलता है तब तक करना है। तो क्या है, इमोशंस क्या कह रहे हैं, इमोशंस कह रहे हैं छोड़ दो, छोड़ो ये सब बेकार की चीजें हैं, ये कोई लाइफ है। लेकिन दिमाग क्या कह रहा है कि भाई छोड़ दोगे, करोगे क्या, है ना। तो क्या, तो थॉट क्या है, थॉट और इमोशंस दोनों का तो फॉर बेटर रिस्पॉन्स के थॉट और इमोशंस का हम एक कॉम्बिनेशन प्रॉपरली हम यूज करते हैं। तो कुछ लोग थोड़ा सा इमोशनल होते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा, और जैसे जो अच्छा बिजनेसमैन होता है वो क्या होता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप जी रहे हो और मर रहे हो, है ना। उसको अगर सामान बेचना है या आपसे कुछ काम निकालना है तो वो करेगा, उसकी रात में भी गिनती चल रही है। हाँ, तो जो भी है, जो जैसे जिसको क्या कहते हैं, जो मतलब इमोशन से उनको कोई लेना देना, तो ठीक है, नहीं भाई आपके घर में कोई जी रहा है, मर रहा है, मुझे नहीं मतलब है, मेरा काम होना चाहिए, है ना। तो वो हो गया आपका टोटली थॉट पे बेस्ड हो गया। और एक पर्सन है कि जो हर बात आपकी सुन लेता है, इतना इमोशनल है, आप उसको झूठ भी बोल देते हो, मान लेता है, वो बिजनेस नहीं चला पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, उसको बेवकूफ बना देंगे लोग। ठीक है, तो एक प्रॉपर और इमोशनल आउटबर्स्ट भी होंगे कि कुछ लोगों को आप देखते होंगे आसपास कि क्या करते हैं कि बहुत जल्दी बहुत दोस्ती हो जाती है, और बड़ाई की, ये तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी है ना। और एक हफ्ते के बाद में या 2 महीने के बाद मिलो, उससे खराब कोई नहीं बहुत बोलते हैं, क्योंकि उसकी एक्सपीरियंस खराब हो गया तो वो खराब हो गया। तो ये सारी चीजें, तो ये क्या है, क्योंकि इमोशन से चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो हमारा जो फॉर्म है वो हमें थॉट, अब समझ में आ रहा थॉट प्रोसेस है, क्योंकि ये आएगा इंटरप्रिटेशन में। तो क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे ये फॉर्म क्या होता है, तो वहां पे मैं बताऊंगा फॉर्म थॉट को बताता है, तो नहीं, मतलब ठीक है, आपको पता लग जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा क्यों। तो अंडरलाइंग रीजंस हमें जो समझने हैं वो सिंपली, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है या आप क्या करते हो, तो आप उसके बारे में बताओ। लेकिन कुछ लोगों से आप जब ये क्वेश्चन पूछ दोगे तो वो पूरी डिटेल बताएंगे, मैंने क्या खाया, कहाँ गया था, कैसे आया, मेरे घर में कौन कौन है, सब कुछ बता देंगे वो। तो क्या आपको लगेगा यार गलत क्वेश्चन पूछ लिया, इतना बोल रहा है, इससे अच्छा ना ही पूछता। तो ये भी होता, तो क्या है कि वो बियॉन्ड दैट क्वेश्चन जा रहे हैं। अब मान लिया कार्ड पे जैसे कई बार रिस्पॉन्स ऐसे भी आता है, ये बोला ये बैट है ना, और ये बैट है और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, यहां तक तो ठीक है। फिर उसने ये बोलना शुरू किया कि मैंने एक मूवी देखी थी और बहुत डरावनी मूवी थी और उसमें बैट थे और इसी तरीके के थे। तो वो फॉर्म से अलग जा रहा है,
अलग जा रहा है, उसका रियलिटी कांटेक्ट गड़बड़ हो रहा है ना। उसका रियलिटी कांटेक्ट क्या हो रहा है कि वो अपने इमेजिनेशन में जा रहा है। जो तो ऐसे लोगों का क्या होगा कि आपने उनको काम दिया कि ऐसे करना है, ये करना है, वो कर कुछ और रहे हैं। शुरू तो वहां से किया था, कुछ और करना शुरू कर दिया बाद में। तो इस तरीके से रियलिटी से कांटेक्ट हम चेक करते हैं। अगर फॉर्म लेवल खराब है, ये लिखा किसी भी सिस्टम को आप फॉलो करोगे, दे मतलब एवरीवेयर इट विल बी रिटन कि इफ फॉर्म लेवल ना क्वालिटी कैसा है रिस्पॉन्स का, वो नेक्स्ट उसमें आएगा। तो उसका मतलब ये होता है कि आपका रियलिटी कांटेक्ट गड़बड़ हो रहा है ना। चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं थॉट्स को, या नहीं, ब्रेक क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसी पे हम लोग करें। जैसे कोई मैं किड का एग्जांपल दूंगी क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों पे डील करते हैं। तो अब बच्चों को पढ़ाना है, किसी चीज पे फोकस करना है और वो डाइवर्ट हो रहे मैं वो अलग चीज है। बच्चे यूजुअली उनका अटेंशन स्पैन कम होता है, इसमें तो कोई उसमें है ना। तो बच्चों के केस में आप ये फॉर्मूला नहीं कहेंगे कि रियलिटी कांटेक्ट नहीं है। अब बच्चे को एडीएचडी है तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं मानेंगे। लेकिन अगर एडल्ट में वही हो रहा है तो फिर अलग चीज है ना। अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम अलग है, ये अलग है। यहाँ पे अटेंशन तो वो दे रहा है, आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, वो बता रहा है, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन करते करते कहीं और जा रहा है। तो अटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, वो एक जो आप बता रहे हैं वो अलग प्रॉब्लम। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, फॉर्म हो गया। अब आते हैं मूवमेंट रिस्पॉन्स पे। तो मूवमेंट रिस्पॉन्स हमें क्या बताते हैं, आपको यूजुअली बताऊंगा मैं इसको। मूवमेंट रिस्पॉन्स क्या है कि जब हम एम लिखते हैं मूवमेंट रिस्पॉन्स, तो वी कॉल इट लाइक ह्यूमन मूवमेंट। अब यहाँ पे तीन चीजें ऊपर जैसे लिखा हुआ है, कैपिटल एम अगर आप देखेंगे है ना, एफ एम और स्मॉल एम, ठीक है। ये तीन चीजें क्या है, एक है एम दैट इज ह्यूमन मूवमेंट, एफ एम आपका है एनिमल मूवमेंट, और स्मॉल एम है इनॉनिमेट मूवमेंट। इनॉनिमेट मूवमेंट मतलब निर्जीव चीजों में अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको इनॉनिमेट मूवमेंट। तो ये तीन चीजें हैं। क्या चीज जैसे हाँ स्मॉल एम। तो अब एम हमें क्या बताता है, अब स्कोरिंग कैसे करते हैं, अभी तो हम स्कोरिंग ही कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ फिर आगे चलते हैं। तो एम क्या है, मूवमेंट है। मूवमेंट हमें, आप कोई भी मैनुअल उठाएंगे किसी भी सिस्टम का, मूवमेंट क्या लिखा होगा कि इमेजिनेशन को आपको बताता है। दूसरा आपको बताता है इम्पैथी को बताता है। इम्पैथी तो सभी लोग समझते हैं ना कि हाउ यू एम्पैथाइज विद अदर्स, तो आप दूसरे से कनेक्ट कैसे करते हैं। तो इसके मतलब इसको ये बताता है, जो भी सिस्टम फॉलो करते हैं हम लोग, कोई भी सिस्टम फॉलो में सब में वही है। तो अब मूवमेंट इमेजिनेशन क्यों बताता है, क्वेश्चन ये है कि हम क्वेश्चन नहीं करते कई बार ना कि हमने मैनुअल पढ़ा, मैनुअल में लिखा तो ये सही है। तो मूवमेंट क्यों बताता है इमेजिनेशन, गेस करो। थॉट्स तो चलते रहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपका मतलब इमेजिनेशन अच्छा होगा, थॉट्स ज्यादा चल रहे हैं। सिंपल सा है, बिल्कुल सही, यानी कि बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे 2D पिक्चर है ये, मोमेंट के लिए मुझे 3D देखना है ना। और वो वही पर्सन देख सकता है जो इमेजिन कर सकता है। भाई 2D पिक्चर है ना, 3D तो नहीं है। जितना भी मूवमेंट होगा दैट इज 3D। आप उसको 2D नहीं, 2D में मूवमेंट थोड़ी होगा, तो पिक्चर है सिंपल। तो 2D में आप 3D देख रहे हैं तो इट इंडिकेट्स दैट देयर इज ए इमेजिनेशन। अब हम बात करते हैं कि एम्पैथी को क्यों शो करेगा। सिंपल सा है, अगर आई एम नॉट एबल टू इमेजिन हाउ यू फील, तो मैं कैसे, मुझे एम्पैथाइज तो मैं कर ही नहीं सकता ना। तो ये तो दर्द महसूस करना आना चाहिए, है ना। तो और इसलिए जो मैनुअल में लिखा होता है वो इसलिए लिखा है क्योंकि आप एम्पैथाइज तभी कर सकते हैं जब आप इमेजिन कर सकते हैं। हाँ बोलिए एम्पैथी क्या होती है पहले ये बताएं।
अगर पता नहीं तो कोई और बताएगा। हाँ ठीक है, तो अब आप कैसे कर सकते हैं, आप कैसे, जब तक आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं क्या फील कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या गुजरा, क्या हो रहा होगा, तब तक आप कैसे करोगे? तो इमेजिनेशन तो चाहिए। तो विदाउट इमेजिनेशन एम्पैथी नहीं हो सकती, है ना। तो मोमेंट रिस्पॉन्स हमें ये चीजें बताते हैं। अब मोमेंट भी ये 3 तरीके के, ह्यूमन मोमेंट, अब एम कैपिटल एम है, ह्यूमन मोमेंट रिस्पॉन्स इज यूज टू स्कोर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग एनी काइंड ऑफ ह्यूमन लाइक एक्शंस, postures, expressions, and regardless of human figure to caricature to statues or to animals, form is subsumed in M response। मैंने पहले बता दिया कि फॉर्म मान के चलते हैं कि जब ह्यूमन देख रहा है तो फॉर्म इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। तो अब मोर को नाचते हुए देखा है किसी ने? तो क्या मोर नाच रहा होता है? हम बोलते नहीं मोर नाच रहा है, किसने देखा, है ना। तो मोर नाच रहा होता है या नहीं, ये पहले तो ये बताइए। हमारा प्रोजेक्शन है ना, अब वो नाच रहा है या उसको कुछ और प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से उसने ऐसे किया हुआ है, हमें नहीं पता, बट प्रोजेक्शन है हमारा, हमें अच्छा लग रहा है तो हमने बोल दिया कि डांस कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है हमें नहीं पता, तो ये भी ह्यूमन मूवमेंट में आता है, इसलिए तो ह्यूमन मूवमेंट में इसीलिए लिखा हुआ है ह्यूमन लाइक एक्शंस। टॉम एंड जेरी तो सभी ने देखा है, सारे ह्यूमन लाइक मूवमेंट्स हैं, इसीलिए हमें पसंद आते हैं, हम कनेक्ट करते हैं उनके साथ, क्योंकि ह्यूमन लाइक मूवमेंट्स है। उसमें कोई एनिमल्स वाले मूवमेंट नहीं है कि वो एनिमल्स के चूहे की तरह या बिल्ली की तरह कुछ एक्ट कर रहे हैं, नहीं, सब ह्यूमन लाइक मूवमेंट्स, ठीक है। तो अगर ह्यूमन है या नहीं है, ह्यूमन मूवमेंट में जितने ह्यूमन लाइक मूवमेंट्स हैं वो सारे, हाँ वो सारे उसमें आएंगे, राइट। तो सारे के सारे ह्यूमन मूवमेंट में ही काउंट होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं FM, यानी एनिमल रिस्पॉन्सेस। फॉर्म इसमें भी मान सकते, लेकिन सिर्फ डिनोट करने के लिए FM हम लिखते हैं यहाँ पे। तो FM इज एनिमल मूवमेंट, is used to score concept that attributes animal like movement to animals or parts of the living animals, even if qualified as a caricature drawing। अगर ड्राइंग भी है, कुछ भी है, क्योंकि अब ऐसा भी देख सकता है, कोई ह्यूमन देख सकता है, कोई बोल सकता है कि ये हनुमान जी लग रहे हैं, या कोई बोल सकता है भूत लग रहा है, घोस्ट है ना। तो कुछ भी हो, लेकिन वो सारे ह्यूमन लाइफ में ही आते हैं। अब उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है, वो हम बात करेंगे जब कंटेंट पे आएंगे। तो ह्यूमन लाइक सॉरी एनिमल मूवमेंट्स, जो भी एनिमल रिलेटेड मूवमेंट्स हैं, जैसे अभी इस मॉर्निंग में कार्ड देख के किसी ने बोला था तो टाइगर्स या कुछ साइड में जैगुआर है और ऊपर चढ़ रहे, तो दैट इज एनिमल मूवमेंट। हाँ, उसके अंदर जो बोला जा रहा है ऊपर चढ़ रहे हैं, कंटेंट की जब एनालिसिस करेंगे तब उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। तो मे बी दैट इंडिकेट्स ऊपर चढ़ रहे हैं। अगर कोई इंडिकेट कर रहा है कि नहीं इसमें डिफिकल्टी, ऊपर चढ़ने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, तो वो उसके अपने प्रोजेक्शन है कि ऊपर चढ़ रहे हैं तो नीड फॉर अचीवमेंट हो सकता है कि मुझे लाइफ में अचीव करना है, कुछ करके दिखाना है, दैट काइंड ऑफ थिंग मे बी देयर। तो ये चीजें रहती है। तो एनिमल मूवमेंट में जो एनिमल वाले मूवमेंट होते हैं, लेकिन अगर एनिमल कोई ह्यूमन लाइक मूवमेंट कर रहा है तो ह्यूमन मूवमेंट में आएंगे, ठीक है, ये क्लियर। देन आता है आपका स्मॉल एम। स्मॉल एम में क्या है? स्मॉल एम इनएनिमेट मूवमेंट, मैकेनिकल फोर्स, जैसे या कुछ ऐसा कि पेड़ से कोई फल है जो नीचे गिर रहा है या पत्ता है नीचे गिर रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, है ना। सो वो या कोई पत्थर है पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहा है, गिर रहा है, तो ये इनएनिमेट मूवमेंट है। इनएनिमेट मूवमेंट हमें क्या, अच्छा ह्यूमन पहले बात कर लेते हैं। एनिमल मूवमेंट हमें क्या बताता है? एनिमल मूवमेंट हमें बताता है जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड, कि जिनमें सब में होते हैं एनिमल मूवमेंट आएंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा नंबर में है, बच्चों में वैसे भी ज्यादा क्योंकि बच्चे ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, बच्चों में, बच्चों के केसेस में ज्यादा देखने को मिलते हैं अगर हम कर रहे हैं बच्चों पे। और इनएनिमेट मूवमेंट हमें ये बताता है, सॉरी ये एनिमल मूवमेंट बताता है कि
इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड, कि अगर उनका जो कंट्रोल है अपनी इम्पल्सेस के ऊपर वो कम होता है, कि उनको कोई चीज चाहिए तो अभी चाहिए। बच्चों में जैसे होता है ना कि अभी चॉकलेट चाहिए तो अभी चाहिए, रात के 2 बजे हैं या 10 बजे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर। तो वो एनिमल मोमेंट हमें बताता है। तो मैं एक बेसिक, किससे, पिक्चर से मतलब रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स दे रहा है एनिमल मोमेंट। बोला ना, जैसे इन्होंने बोला कि जगुआर है ऊपर चढ़ रहे हैं तो एनिमल मूवमेंट है, उसका परसेप्शन है वो। क्योंकि क्या होता है एनिमल्स, क्या है, अगर एनिमल्स ज्यादा दे रहे हैं, जितने भी आप कार्टून्स और सारे देखते हैं क्यों बनाते हैं, चाइल्ड लाइक टेंडेंसीज होती है, तो वो रिलेट कर पाते हैं। हाँ वो रिलेट, जो वो लोग उससे साथ में ज्यादा रिलेट करते हैं। एक आध रिस्पॉन्सेज होना कोई मतलब, एक आध क्या, कई सारे हो, अगर 4-5 रिस्पॉन्सेज भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ह्यूमन मूवमेंट, अब ह्यूमन मूवमेंट में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ह्यूमन मूवमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है कि 3-4 की जगह, अगर 3-4 आते हैं यूजुअली, 3-4-5, और उसमें 20 रिस्पॉन्स या 10 रिस्पॉन्स सिर्फ ह्यूमन मूवमेंट आ रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम है। वो इंडिकेट कर रहा है कि जो रिलेशनशिप है दे आर वेरी सुपरफिशियल, है ना। तो अगर ज्यादा होते हैं वो भी प्रॉब्लम में आता है। तो इसीलिए हम रेशियोज देखते हैं कि एम कितना है, एफ एम कितना है, ये समझना। इसीलिए रेशियोज, कल हम बात करेंगे रेशियोज की, जब इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, वो सारी चीजें, ठीक। तो इनएनिमेट मूवमेंट क्या बताता है? इनएनिमेट मूवमेंट हमें बताता है किसी भी पर्सन में, मतलब एक आध हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली इट इंडिकेट्स हेल्पलेसनेस, वी फील हेल्पलेस। और एक आध दो ठीक है, एक दो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इन सर्टेन एरियाज ऑफ अवर लाइफ वी फील हेल्पलेस। हो सकता है भाई किसी चीज में हमें लगता है ये हमसे नहीं हो पाया, हम नहीं कर पाए, तो दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर ज्यादा है और कंटेंट को भी हम एनालाइज करते हैं, तो वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि दैट इज द पर्सन इज फीलिंग हेल्पलेस इन सर्टेन एरियाज। कंटेंट देख के पता लगेगा किन एरियाज में हो सकता है आइडिया लगे, हो सकता है ना भी लगे। तो ये होता है। तो ये बताता है, जैसे कोई पर्सन अगर उसका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है तो वो अपने आप में इन्वॉल्व रहेगा और ऐसा नहीं होता है। सेल्फ रिलायंट रहेगा। लेकिन अगर किसी कोई जो आप बात करें कि जिसका अगर हम बच्चे की बात करें कि जो जिसमें कुछ प्रॉब्लम है अटेंशन की, तो उसकी एनर्जी चारों तरफ जाएंगी और वो फिर फोकस नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अलग अलग तरह की बातें करेगा। नहीं मैम, ये अटेंशन का अलग ही है। अगर अटेंशन कम होगा, अगर क्लिनिकली हम ये देख रहे हैं कि अटेंशन बहुत ज्यादा कम है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो टेस्ट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, ये हाँ, है ना, वो नहीं कर पाएगा, हाँ क्योंकि फोकस आएगा ही नहीं। हाँ, तो वो नहीं करेगा उस पे। यहाँ हम बेसिकली एडल्ट केसेस की बात कर रहे हैं, अगर हम देखें तो उसमें ये है कि अगर अटेंशन नहीं होगा, ज्यादा प्रॉब्लम, तो वो कर ही नहीं पाएगा, तो वो काम भी नहीं कर पाएगा, वो जॉब चेंजेस करेगा बार बार, जॉब पे भी फोकस नहीं करेगा। क्लिनिकल वाला और उसमें अलग होता है। जॉब चेंजेस के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, फिर हम अलग वो ट्रेजेक्टरी पे चले जाएंगे। जॉब चेंज के जॉब का सेटिस्फेक्शन नहीं है, या अब जॉब चेंज करने का, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी जॉब चेंज करते हैं, है ना। तो ये लोग, उनको क्या होता है कि इनको पता है कि बंक करते हैं या नहीं जाएंगे, छुट्टियां कर लेंगे, काम नहीं सही से करेंगे, या कुछ चोरी कर लिया, क्योंकि उनको तो चाहिए चीजों के लिए पैसे, तो जैसे हुआ उसके बाद उन्हें छोड़ के दूसरा जॉब ढूंढ लिया कोई। तो ये भी होता है। तो देयर आर डिफरेंट रीजंस जॉब वगैरह के लिए, है ना। देन अब थोड़ा सा और डिटेल में हम जाते हैं, वो है स्मॉल एम से ये स्टार्ट होगा। स्मॉल एम में आप देख रहे होंगे स्मॉल एम की डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है, एफ एम, एम एफ और स्मॉल एम। जो पहले जो इनिशियल में जो एनर्जी था सब बनाओगे भी अब सीखना था ये तो नहीं, हम फिर बाहर निकल आएंगे कल तक तो नहीं, डूबने नहीं देंगे, ये हमारी गारंटी है। ये तो एफ एम, एम एफ और एम कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको ऐसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, आगे की भी चीजें समझ में आएंगी कि एफ एम, एम एफ, एफ क्या है? फॉर्म, ठीक है। तो जहां पे फॉर्म डोमिनेट कर रहा है ना, वहां पे एफ एम। अब डोमिनेट का मतलब क्या होता है वो एग्जांपल से समझाऊंगा मैं।
और जहां पे मूवमेंट डोमिनेट कर रहा है वहां पे एमएफ, और जहां पे सिर्फ मूवमेंट है वहां पे एम। क्योंकि जैसे मैंने कहा इमोशंस के साथ फॉर्म यानी थॉट होना जरूरी है, उसी तरीके से अब ये सारी चीजें आएंगी। तो अगर एफ एम है तो एफ एम क्या कर रहा है कि एक ऐसे समझो, मतलब ये अब्स्ट्रैक्ट है थोड़ा सा, कि एक लाइन खींच देता है कि ये बाउंड्री बना दी कि यही इसी पे हमें रिस्पॉन्ड करना है या इतना चीजें करना है फॉर्म में, थॉट की जो हम बात कर रहे हैं। तो एफ का काम या थॉट्स जो है, अगर एफ एम है तो ये इंडिकेट करता है कि जो हेल्पलेसनेस है वो किसी एक सर्टेन एरिया में है, बाकी चीजें ठीक है। भाई एक बाउंड्री होगी उसके चारों तरफ, है ना। तो इस तरह तो ये है। एमएफ में क्या है कि एमएफ का मतलब है कि वो कोशिश तो करता है लेकिन हेल्पलेसनेस हावी हो जाती है उसके ऊपर। थॉट प्रोसेस आने की किक इन करती है, लेकिन अल्टीमेटली जैसे चीजें आउट ऑफ हैंड होना शुरू होती हैं तो आपके ऊपर वो हेल्पलेसनेस हावी हो जाती है। इसी तरह से कलर्स में, इमोशंस में भी आएगा, बात करेंगे। और एम कि वहां पे फ्री फ्लोटिंग है, कोई उसमें क्या कहते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी तरीके का। तो अब खैर ये इंटरप्रिटेशन का पार्ट था, इंटरप्रिटेशन की चीजें थी। अब हम स्कोरिंग पे फोकस कर रहे हैं तो स्कोरिंग पे वापस आ जाते हैं। एफएम हम बोलेंगे जैसे कोई अगर आपको ये बोलता है कि ये बैट है और बैट को किसी ने मार दिया, है ना, हिट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई और वो नीचे गिर रहा है ना। तो बैट का प्रॉपर शेप होता है, वो मैच हो रहा है, फॉर्म बताया उसने, और वो नीचे गिर रहा है। तो क्या हो गया, ये एफ एम हो गया, फॉर्म उसने डिफाइन कर दी कि क्या चीज गिर रही है। ठीक, ये स्मॉल एम के अंदर आ रहा है ना, इनएनिमेट हो गया ना। अगर वो उसकी डेथ हो गई तो ये हो गया। इसकी जगह आप पत्थर ले सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज ले सकते हैं कि कोई पेन गिर रहा है, मैंने बोल दिया, मतलब फॉर्म डिफाइन कुछ भी हो। यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये, लेकिन आपका ये डिफाइंड होना चाहिए कि जो जिस चीज के बारे में वो बता रहा है वो वेल डिफाइंड है, देन, और वो इनएनिमेट है, देन वील स्कोर एफ स्मॉल एम। ठीक है। If person sees human and associated with human, then it's M and it denotes empathy. हाँ, एम्पैथी को देता है, और भी चीजें हम देखते हैं एम्पैथी में, लेकिन यस ये बताता है। इनएनिमेट कैसे पता करेंगे अगर वो गिर रहा है मैकेनिकली? नहीं, मैकेनिकली गिरने का मतलब ये इनएनिमेट का मतलब है जान नहीं है, सीधी सी बात। अब मैं अगर बोलूं कि एक पत्थर है पहाड़ से नीचे गिर रहा है तो वो इनएनिमेट में आ जाएगा, क्योंकि उस पर कुछ कंट्रोल, और हेल्पलेस इसलिए बताता कि उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। एक पेड़ से पत्ता टूट गया और नीचे गिर रहा है, अगर मैं देख रहा हूं तो ये इनएनिमेट, उस पर कंट्रोल नहीं है ना कुछ। हेल्पलेसनेस क्या होती है, यही तो होती है, व्हेन वी फील कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं हो रहा है, देन वी फील हेल्पलेस, कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो बोलते कि बैट नीचे गिर रहा है, अगर बैट नीचे गिर रहा है तो एनिमल मूवमेंट में आ जाएगा, है ना। तो अब एमएफ में क्या है, एमएफ में आपका आ जाएगा कि फॉर्म उतना डोमिनेटिंग नहीं है। जैसे कुछ गिर रहा है वो बैट जैसा लग रहा है। कुछ नहीं, बैट जैसा लग रहा है वो छोड़, जैसे पत्थर का एग्जांपल मैंने दिया था कि स्टोन है, नीचे आ रहा है, गिर रहा है, तो अब उसमें क्या होगा, उसका तो कोई शेप उसने बताया, लेकिन वो डेफिनेट फॉर्म नहीं है, किसी भी शेप में हो सकता है, किसी भी उसमें हो सकता है कि है एक जो स्टोन है उसका एक अपना शेप होता है, लेकिन अब वो कुछ भी हो सकता है। कोई भी पार्ट उठा के मैं बोल सकता हूँ कि ये स्टोन है, नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक शेप तो है नहीं। तो ये इसको क्योंकि फॉर्म देने की कोशिश की है उसने, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि गिर रहा है ऊपर किस तरह से नीचे आ रहा है, इसलिए ये पत्थर की तरह लग रहा है और नीचे गिर रहा है। तो उसने एक फॉर्म देने का कोशिश किया, लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं है। तो डोमिनेंट अभी भी मूवमेंट डोमिनेंट है, फॉर्म सेकेंडरी है उसके लिए। Cloud is moving, will this be MF? बॉल, चेयर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेट फॉर्म। ना हम बोल सकते हैं कि जैसे ब्लड ड्रॉप या क्लाउड या पत्थर जैसा कुछ जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं, कुछ भी हो सकता है। That is हाँ, it. नहीं, पत्थर का तो तभी सब, जैसे क्लाउड की बात कर दिया आपने, वो डिफ्यूज है पूरा, वो अब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा, वो अब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा, है ना। पहले वाला जो आपने बताया कि एनी डेफिनेट फॉर्म, है ना, नॉन लिविंग थिंग, तो वो आपका
स्मॉल एम, एफ कैपिटल एफ स्मॉल एम का हमारा ये स्कूल। जो कार्ड है जिसमें रेड कलर है, जो हम लोग बेयर एलिफेंट कह रहे हैं, उसमें दो लंग्स की तरह किसी ने बोला था ना कि ऊपर से लंग्स, तो सपोज उसे कहे कि गिर रहा है और वो लंग्स, तो एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा या नहीं, उस लंग्स में जब हम जाएंगे, हाँ, एक फॉर्म बोल दिया, अब वो एक डेफिनेट फॉर्म है ये नहीं है, तो उसमें आपका वो जाएगा, आपका मूवमेंट में ही जाएगा। और वो ह्यूमन ऑर्गन जब हम बोलते हैं उसकी स्कोरिंग होती है, एनाटॉमी अलग से कंटेंट में हम लोग करते हैं। तो लेकिन फिर भी मैम उसका कुछ, जैसे मैं बोलूं चेयर, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर है बिल्कुल क्लियर कि चेयर क्या होती है, बॉल क्या कैसा होता है, लेकिन बाकी चीजों का तो नहीं है ना। Water is flowing down. यूजुअली होते हैं ना, लेकिन डेफिनेट कोई अगर हम ये कह सकते हैं कि नहीं इसी शेप का ही होता है ये, देन हम बोल सकते हैं। लेकिन Can हम we कहेंगे say डिफरेंट शेप्स के हो water सकते हैं, is- हो सकता है तो Water नहीं। is falling down. हाँ, रॉक्स अगर आ रहे हैं तो, लेकिन फिर रॉक्स का कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं होता है। राउंड है इसलिए मुझे लग रहा है तो इट्स ओके, चलेगा, लेकिन वो पूरा का पूरा फॉर्म में नहीं आता। Ma'am, they are not able to hear. Please type whatever you say. क्लाइंट से हमें नहीं वो है, हमारा ये है कि जो ऑब्जेक्ट वो देख रहा है क्या उसकी डेफिनेट फॉर्म होती है ना, तभी तो आप डिसाइड कर सकते हो ऐसा है कि नहीं है। कल को मैं बोलूं कि नहीं ये ऐसा लग रहा है, जैसे कार्ड में ही है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ और रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो क्योंकि डेफिनेट फॉर्म नहीं है उसका, तो इम्पोर्टेंट ये है कि क्या उस चीज का कोई डेफिनेट फॉर्म होता है या नहीं होता है ना। अब्स्ट्रैक्ट में आपका क्लाउड, फायर, है ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। रेन वाटर फॉलिंग डाउन, है ना, तो ये आ जाएगा आपका डिफ्यूज में, एम स्मॉल एम में आएगा। हम इसमें वॉल्यूम नहीं कर सकते, और वो लोग कुछ बोले तो सुनाई देंगे, इको करेगा फिर, इसमें तो बंद कर रखे मैंने वॉल्यूम। उसमें कर दो, उसमें पूरी बंद नहीं होती है। एक बार ट्राई करो। हाँ, रेन वाटर किसको बताया था? कैसे ना मैसेज भी नहीं पता चल रहा है। कल मुझे बोलना, मैं वो दूंगा और लेके आ जाऊंगा, याद दिला देना, तो इधर से भी सबका आ जाएगा। मैं तो बोलूं किसी को बोलने के लिए, बोलो। एक बार कोई माइक ऑन करके बोलना कुछ। Hello. बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं लेकिन आवाज क्यों नहीं आ रही, इसमें तो मैंने ऑन कर दिया। Rain water falling down, ये क्या MF होगा? तो इसको बंद कर देते हैं, मैं अपना बंद कर देता हूँ। माइक ऑफ है, नहीं एको नहीं होगा, एको नहीं होगा। बोलो अब, बोलो एक ऑन कर दो यहाँ का बंद, ठीक है। अभी नहीं होगा। एक बार कोई बोलना कुछ। Hello. Hello. Hi. ठीक है, तो उसमें हाँ आवाज तो ठीक है, अदरवाइज आप क्वेश्चंस पूछना था, आप लोग माइक ऑन करके बोल रहे हैं। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, FM, स्मॉल एफ और एम, ये तीन चीजें होगी। स्कोरिंग हम कहाँ पे करेंगे, अब ये चीज तो समझने की बात होगी, लेकिन जब आप करके और स्कोर करेंगे तो हो सकता है कुछ और क्वेश्चंस आपके दिमाग में, है ना, ये पॉसिबल है। तो ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट, स्मॉल सी। इसलिए बीच बीच में मैं इंटरप्रिटेशन भी बता रहा हूँ। पानी कराते हैं। अब हम चाय या कॉफी? अरे कॉफी नहीं मिलेगी, चाय मिल जाएगी। चीनी मत डालना, बहुत ज्यादा चीनी। अब पानी होगा तो हाँ। सिर्फ पानी चाहिए ना, और ला दो।
कैमरा लग रहा है, फोन लग रहा है मुझे ना। कोई सुन नहीं रहा। सबने अपने मुंह इधर उधर कर लिए। चलो हाँ सर। तो आप एक्टिविटी करवा दो कि आप ना क्वेश्चंस नहीं, ये तो वो वाली बात होगी, हम बोल देते हैं एक ही काम हो सकता है, तो साथ कर लो या एक्टिविटी कर लो। सर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सो गया सारे और करना पड़ेगा। ये तो वैसे भी बहुत लेंदी है, मतलब इट्स नॉट ए इजी टास्क। अब हम नदी के बीच में पहुंच गए, बाहर भी निकलेंगे तो और इधर जाएंगे तो अभी चलना है। नहीं डूबेगा कोई नहीं। सर चाय का नाम लेके चलेंगे। चाय मंगा। ठीक बोलो मैं कुछ नहीं, सोने दो क्यों जगाना। तो हाँ हाँ आप खोल के भी सो सकते हैं, कुछ नहीं होता। तो शेडिंग रिस्पॉन्सेज उधर मत देखो, उसको छोड़ दो, वो ज्यादा लगेगा। तो शेडिंग रिस्पॉन्सेज तीन तरह के होते हैं, है ना। एक तो है टेक्सचर क्वालिटीज को यूज करते हैं, मैंने पहले बताया आपको, जैसे बहुत ही रफ एरिया है और समथिंग लाइक दैट, वो टेक्सचर हो गया। शेडिंग को यूज करके हम उसको बताएं। देन आपका नेक्स्ट जो होता है, जो शेडिंग को यूज करके हम करते हैं, वो भी मैंने बताया। वो होता है कि आप डेप्थ देते हैं कि कुछ ऊपर है, जैसे डार्कर पार्ट जो होता है वो हमें पास लगता है और लाइटर वाला पीछे की तरफ लगता है। तो अगर हम शेडिंग को यूज करके डेप्थ को बता रहे हैं, है ना। ये किसी ने बताया कि एरोप्लेन उड़ रहा है और नीचे से क्लाउड है, तो बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन एरोप्लेन है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, शेडिंग। अब जैसे ये पार्ट है, इसमें एक रिस्पॉन्स मुझे कभी मिला था, तो उन्होंने इस पर्सन ने दिया वो Excuse me, sir. Excuse me, sir. Your sound is not clear. ये तो होगा, वहां से आ रहा था ना सर, इससे पहले क्लियर आ रहा था। पहले हाँ जी, सर पहले अच्छा था, अब तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। कोई वहां से हटा दो माइक, ये ऑन करो, ये काम कर रहा है। ठीक है, कल ये प्रॉब्लम सॉल्व कर। स्क्रीन आ गई। सो ये यहाँ पे सेंटर पार्ट में, जैसे वो पहले वाला ही रिस्पॉन्स था कि लेडी है वो डांस कर रही है और उसने कुछ गाउन सा पहना हुआ है, और ये यहाँ साइड का पार्ट उसने देख के ये बताया कि ये कुछ ट्रांसपेरेंट सा पहना हुआ है ना, कुछ ट्रांसपेरेंट लेग्स उसके दिख रहे हैं, और ये ट्रांसपेरेंट कुछ फ्रॉक या गाउन सा है जो उसने पहन रखा है। तो क्या हुआ, शेडिंग यूज कर रहे हैं। लाइटर पार्ट को उसने देखा कि बाहर की तरफ है, और अंदर से उसने देखा कि वो चीजें बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं कुछ। तो ये क्या है, ये डेप्थ यूज कर रहा है, एक आगे है एक पीछे है। उसी तरीके से किसी ने बोला, अगर किसी ने ये बोला कि ये जो है ये प्लेन है जो उड़ रहा है और क्लाउड्स के बीच में है, तो डार्कर पार्ट है दैट इज क्लाउड, और प्लेन अब जैसे हमको दिखता है आकाश में उसी तरह से हाँ ये मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डेप्थ 3 डायमेंशंस यूज कर रहा है। डेप्थ को मतलब शेडिंग्स को यूज करके 3 डायमेंशनल चीजों को देखने की कोशिश कर रहा है। इसको हम बोलते हैं कैपिटल के से इसको डिनोट करते हैं, टेक्सचर को स्मॉल सी से करते हैं। एफ अपना उसी तरीके से काम करेगा, एफ सी सी एफ सी, एफ के एफ के, यानी फॉर्म डोमिनेट है
डोमिनेटिंग है या दूसरी जो डिटर्मिनेंट है वो डोमिनेटिंग है या फिर ओनली जो शेडिंग है वो हमारा डोमिनेट कर रहा है। So texture is C and depth टेक्सचर इज स्मॉल सी, 3 डायमेंशंस और डेप्थ इज कैपिटल के। एंड अब आता है 3 डायमेंशनल एक्सपेंस प्रोजेक्टेड ऑन द 2 डायमेंशनल प्लेन। अब इसमें क्या होता है कि पर्सन देख तो 2 डायमेंशनल ही रहा है, सॉरी देख 2 डायमेंशनल रहा है, लेकिन डिस्क्राइब वो कर रहा है 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशंस में। जैसे एग्जांपल्स कि ये एक मैप है या लेट से एक्सरे है, तो जैसे कॉमन रिस्पॉन्स है कई बार आता है कि ये हिप का एक्सरे है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये वाला पार्ट जो है आगे की तरफ है। जैसे नहीं, ज्यादातर हम लोगों ने रिब का तो देखा है, हम लोगों ने ज्यादातर लोगों ने, या वैसे भी तो मूवीज वगैरह में भी दिखा देते हैं आजकल, मतलब जब भी इस तरह की सेटिंग दिखाते हैं तो उसमें रिब्स दिखती हैं। तो रिब्स यूं घूमी हुई होती है तो हमें ये लगता है कि कुछ पीछे है, यूं राउंड में है, कुछ पीछे है, कुछ आगे। तो क्या है, वो भी तो 2D है, सिर्फ ओनली जो शेडिंग है उसकी बेस पे हम बता रहे हैं कि आगे पीछे। तो है 2D, डिस्क्राइब 3D हो रहा है ना। पहले वाले में हम 3D देख रहे थे, डिस्क्राइब भी 3D कर रहे थे कि आगे। तो ये देख तो 2D ही रहा है। जब उसने बोल दिया कि मैप है तो मैप तो 3D होता है, एक्सरे है 3D होता है, सीटी स्कैन है 3D होता है, सॉरी 2D होता है, और 3D हम देख रहे हैं। तो अब इसमें तो उस केस में हम स्मॉल के स्कोरिंग करते हैं, ठीक है। हाँ मैम परेशान हो गई। हाँ बोलिए। सर ये सेकंड पॉइंट ऑनवर्ड जो हम 3 डायमेंशन की बात करते थे, देन आई हाँ, तो 3 डायमेंशंस में ऐसा है, एक तो ये है कि शेडिंग को यूज करके मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ऊपर है, ये नीचे है, ये क्या कहते हैं, जैसे बोला कि प्लेन उड़ रहा है और नीचे की तरफ क्लाउड्स हैं, तो नीचे से जब देखते हैं तो इस तरह से दिख रहा है, वो ये बोल रहा है। लेकिन अगर वो कोई ये बोलता है कि ये मैप है, एक जियोग्राफिकल मैप है जिसमें ये ऊपर की साइड में है ना, ये माउंटेन है, ये वैली है नीचे की साइड, और वो मैप बोल रहा है। तो मैप में ऊपर नीचे तो कुछ होता नहीं है, पेपर पे अगर आप मैप देखते हैं ऊपर नीचे तो होता नहीं है। तो अब वो मैप को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो क्लियरली आपको बता रहा है कि मैप है, यानी कि 2 डायमेंशनल है, लेकिन वो एक्सप्लेन 3 डायमेंशनली कर रहा है। मैप में यही होता है। जैसे वो हमारा वॉलपेपर है कांच पर, तो वो है तो 2D, बट हमें उठा उठा कर दिख रहा है। हाँ, तो मतलब कुछ इस तरह की चीज जो आपने बताया कि आपको वैसा फील हो रहा है। हाँ, तो उसी तरीके से यहाँ पे 2D देखा है उसने, लेकिन वो 3D में एक्सप्लेन कर रहा है। तो वो आपका स्मॉल के किसी कार्टून को रिस्पॉन्स में दिखा सकते हैं। बिल्कुल जैसे ये है ना, इसको जैसे उसने बताया, इसने अगर बोल दिया कि ये मैप है ना, और उसने बोला ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, और ये वाटर बॉडीज हैं, ये वाटर बॉडीज है, ये ऊपर की साइड में। अब देखो वाटर बॉडी है तो 2D में ही, लेकिन वो बोल रहा है कि ये नॉर्थ से ऊपर की साइड में जब आप जाएंगे तो हमें मिलेगा। तो ये डेप्थ को आपने बता दिया, देख वो 2D रहा है, नॉर्थ का मतलब ऊपर है, तो यहाँ पे क्लाउड्स है, और सारा क्या कहते हैं यहाँ पे वगैरह है, क्या कर रहा है वो सारा 3D बता रहा है, लेकिन साथ में उसने पहले ही बोल दिया कि ये मैप है। तो इसको हम वो इसकी क्वालिटीज को क्या कहते हैं, नहीं, जैसे पहले क्या था, पहले वो यूज कर रहा था कि शेडिंग को, कि आगे पीछे जाके ये सारी चीजें हो रही, यहाँ पे वो सिर्फ वो यूज कर रहा है एज ए सिंबल्स। जैसे मैप में क्या होता है, क्रॉस का साइन बना हुआ तो हॉस्पिटल है। अब गूगल मैप पे जैसे हम देखते हैं तो क्या है, गूगल मैप पे जब लगाते हैं तो ब्लू है, इसका मतलब कोई भी ट्रैफिक नहीं है, अगर येलो है तो कम है, अगर रेड है तो ये क्या है, साइन ही तो उसमें हमें ये राइट मोड़ना है या लेफ्ट मोड़ना है, सारा में तो राइट और लेफ्ट उसमें कुछ, क्योंकि राइट लेफ्ट तो 3D कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन वो मैप हमें 2D में ही बता रहा है, हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमें किस तरह। तो उसी तरीके से जैसे हमने क्या कहते हैं एक्सरे की बात की, सीटी स्कैन की बात की, तो क्या है वो सब 2D फील, तो एक्सरे जब मैंने बोल दिया तो ये अपने आप में 2D हो गया। वैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मैप रीडिंग तो ऐसे होती है, अरे होती है, लेकिन बिल्कुल होती है, लेकिन जब आप टेस्ट करते हो उसमें क्या निकल के आ रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है।
कि आप जब नॉर्मल उसमें देख रहे हैं तो वो रियल यूज में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप ये तो अब जैसे अब मैप हमें देखना होगा तो मैप देखना जैसे आर्मी के लोगों को सिखाया जाता है तो वैसे ही देखेंगे। सिंबल लेकिन अगर मैं मैप की जगह आपको ये कार्ड दिखा रहा हूँ, इसमें आप मैप देख रहे हैं तो आपका प्रोजेक्शन आ गया ना इसमें, मैप को देख के मैप तो नहीं बता रहे हैं ना, तो ये वो डिफरेंस हो जाता है। तो ये हो गया आपका ये 3 चीजें। कम आते हैं जो आप करोगे आएंगे। अभी अगर यहाँ करेंगे तो अब बता दिया तो भले ना आए, लेकिन आते हैं सेडिंग रिस्पॉन्सेस आते हैं, ऐसा नहीं है बहुत सारे आएंगे लेकिन आते हैं। अब समझ लेते हैं एफ सी का मतलब हो गया कि फॉर्म डोमिनेटिंग है, शेडिंग वो है। शेडिंग के रिस्पॉन्सेस किस तरह के होते हैं मैंने बता दी, तीनों के टाइप्स बता दिए। तो अगर कहीं पे डेफिनिट फॉर्म है तो एफ पहले आएगा और दूसरा जो इसका पार्ट है वो नेक्स्ट आएगा। अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं फॉर्म डोमिनेटिंग नहीं है तो के पहले या सी जो भी है वो पहले आ जाएगा। और अगर कहीं पे फॉर्म है ही नहीं, डिफ्यूज है, जैसे मैंने बताया कि कोई बोल रहा है कि आंधी आ रही है, कोई बोल रहा है फायर है, क्लाउड है, ये सब डिफ्यूज फॉर्म्ड होते हैं। वाटर है, जैसे किसी ने ऑनलाइन डाला था, बोला पूछा था, तो वाटर है या रेन हो रही है, सारी चीजें, तो ये सब शेडिंग और वो उसमें आ जाता है। तो वहां पे डिफ्यूज फॉर्म है तो प्योर शेडिंग रिस्पॉन्सेस में उसकी स्कोरिंग होगी। ठीक है, हाँ हाँ एफ के एफ जैसे शेडिंग अगर यूज हुआ तो एफ सी हो जाएगा, के है डेप्थ अगर यूज किया है तो के हो जाएगा। शेडिंग हर जगह यूज हो रही है, देखो है ना, लाइट एंड डार्क पार्ट ही यूज हो रहा है, लेकिन अगर डेप्थ डिनोट कर रहा है या 2D पे डेप्थ देख रहा है, 3D की तरह एक्सप्लेन कर रहा है तो स्मॉल के हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम स्कोर करते हैं। डिफ्यूज का मतलब फॉर्मलेस ही है। फॉर्मलेस, हाँ डिफ्यूज का मतलब डिफ्यूज हो गया तो फॉर्मलेस होना। क्या ये मैंने एक्सप्लेन पहले कर दिया, ये अभी आया, पहले मैंने इस स्लाइड पे था ना, हाँ ये था, तो अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये जैसे एफ स्मॉल सी कि आप कहेंगे तो ऑनलाइन वाले लोगों के लिए भी मैं रीड कर देता हूं इसे कि एफ स्मॉल सी, क्योंकि वो एक ही स्लाइड पे थे तो समझना थोड़ा सा, रीड करना अलग अलग समझेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दोज इन विच एन ऑब्जेक्ट विद डेफिनेट फॉर्म इज सीन as having surface qualities like smoothness and roughness, those in which an object with indefinite outline form is seen with finely differentiated textures effect itself। तो ये डेफिनेट फॉर्म का है, इनडेफिनेट आई थिंक कहीं पे लिखा हुआ, लेकिन ये डेफिनेट फॉर्म होता है आई थिंक ऐसे। CCF में अनडिफरेंशिएटेड सरफेस होता है कि आपको बहुत डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है जो भी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो CF is used to score response in which the object seen as a semi-definite form, कि बहुत ही क्लियर नहीं है। एंड स्मॉल c या स्मॉल k या स्मॉल कैपिटल k उन सब में आपका कैपिटल k नॉट स्मॉल कैपिटल k मैंने बोला। सो वहां पे क्या होता है, डेफिनेट फॉर्म नहीं होती, अनडिफरेंशिएटेड या डिफ्यूज्ड रिस्पॉन्स होता है। सिमिलरली एफ के एफ के ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। विस्टा या डेप्थ रिस्पॉन्सेस को हम लोग यहाँ पे ऐसे डिनोट करते हैं। देन 2D एफ स्मॉल के वाला जहाँ पे हम 2D डायमेंशंस को 3D की तरह करते हैं, लाइक एक्सरे मैप्स, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। तो एफ स्मॉल के एफ के ये फॉर्म्स के साथ में हम लोग इसको वो करते हैं। कोई क्वेश्चन है अगर शेडिंग से रिलेटेड ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। जब यूज करते हैं तो हो जाता है, पहले तो मैनुअल से ही यूज करना पड़ेगा, मैनुअल से करो फिर याद हो जाता है। सारा तो याद होना पॉसिबल है, मतलब बहुत मुझे तो याद हो गया है। नहीं तो हो जाता है, मतलब जो रेगुलर करते हैं ना वो कुछ देखते भी नहीं है, डी फटाफट टाइम, मतलब जब आप बार बार करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग में क्या मैनुअल यूज ही करना चाहिए, मैनुअली करना चाहिए। मैनुअल यूज करना चाहिए, जितना भी पॉसिबल है आप मैनुअल यूज करो, क्योंकि आप जितनी बार मैनुअल करोगे ना, ऐसे जैसे मैंने सिर्फ इतना कर लिया और मैं मैनुअल यूज ना करूं तो मेरी भी लिमिटेशंस हैं कि हो सकता है कोई चीज उससे छूट जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है जब मैनुअल में दोबारा से देखूं तो मुझे कुछ नई चीज दिख जाए,
या उसमें कोई चीज हो जिसका एक्सप्लेनेशन मैं ढूंढना चाहूँ तो मैं कहीं और से कुछ पढ़ूं। मैनुअल, ऐसा नहीं है कि मैनुअल इज द ओनली थिंग, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा किसी भी मैनुअल में नहीं लिखा होता है, लेकिन कुछ रिसर्चेस में ये इंडिकेट किया है, रोसाक की फाइंडिंग्स पे आया है कि जो लोग मिरर इमेजेस देखते हैं, है ना, कि इधर वाला भी एक है, इधर वाला भी एक जैसा है ना, तो उस उनमें ये देखा गया कि उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकते होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, तो नई नई चीजें तो पढ़नी पड़ेगी। आप ऐसे फील्ड में हो कि कभी आप बैठ नहीं सकते कि नहीं अब हो गया, कुछ कल कुछ और नया आ गया, कोई और सिस्टम आ गया, तो अपडेट करना पड़ता है और पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें जैसे कंटेंट की बात आ गई, कंटेंट में क्या है, कंटेंट ज्यादातर जो अगर आप देखोगे एक्सप्लेनेशन क्या है, जो आपका ड्रीम एनालिसिस का कंटेंट होता है, जो फ्रॉइड का लिखा इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स और वो सारा है, तो कंटेंट का ऑलमोस्ट उसी तरीके से इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो अगर आप उस बुक को पढ़ सकते हो तो और अच्छी बात है, परेशान हो और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करके तो अब आता है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या था? किसका, रीडिंग रिस्पॉन्सेस का। शेडिंग का बताया था मैंने। अच्छा चलो बता देते, वैसे तो कल बताना नहीं, बता दें। शेडिंग रिस्पॉन्सेस बेसिकली आपका एंजाइटी के को कैसे हैंडल करते हैं उसको दिखाता है। एंजाइटी को शो करता है कि एंड हाउ एंजाइटी एज वेल एज नीड फॉर, आप कह सकते हैं एंजाइटी एंड अटेंशन, नीड फॉर, आप कह सकते मतलब नीड फॉर फिजिकल कांटेक्ट, नीड फॉर लाइक कंपेनियनशिप काइंड ऑफ थिंग, मतलब एग्जैक्टली वर्ड मुझे नहीं आ रहा है, तो उन सारी चीजों को मतलब एंजाइटी को इंडिकेट करते हैं। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं अगर एक वर्ड में आप समझना चाहते हैं, है ना। तो शेडिंग या जो भी है वो एंजाइटी को बेसिकली इंडिकेट करता है, और ये डेप्थ और ये सारी चीजें हाउ यू डील विद इट, जैसे जो मैप और ये सब जो रिस्पॉन्स मैं 2D पे 3D देखना, यानी मैप को एज ए 3D 2D को एज ए 3D एक्सप्लेन करना, ये आपका इंडिकेट करता है कि हाउ यू डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म इंटेलेक्चुअलाइजेशन को इंडिकेट करता है। अब इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है, कि आपको लगा कि ठीक है आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो समटाइम यू विल सी कि लोग क्या मतलब जो बोलते हैं कि ठीक है इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी लेकिन मुझे सीखने को बहुत मिला। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इंटेलेक्चुअलाइज कर रहे हैं उस चीज को, तो इस चीज को इंडिकेट करता है 2D को। मतलब ये डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह का यूज कर रहे हैं वो इंडिकेशन आता है। कंटेंट से भी पता चलता है डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह का यूज कर रहे हैं। अब जैसे कोई पर्सन है देख रहा है कि सेकंड कार्ड था जहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि दो लोग हैं जो आपस में कुछ काम कर रहे हैं, दो बच्चे हैं खेल रहे हैं, दो फीमेल्स हैं डांस कर रही हैं, जो भी। तो क्या है कि अब कंटेंट की बात आती है, एक चीज होता है ऑब्जेक्ट रिलेशंस। ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी है एक, अगर आपने कभी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं, इसी का साइकोएनालिटिक थ्योरीज का पार्ट है। तो मतलब न्यू फ्राइडियंस थे आई थिंक। तो उनका क्या कि दे टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट रिलेशंस। ऑब्जेक्ट रिलेशन इज, जब हम बोलते हैं, ये मेरा फोटो रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट रिलेशन का मतलब होता है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो अगर मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बना है कि अगर मेरे एक तो जैसे मदर का कॉन्सेप्ट ले लिया है ना, तो एक तो कॉन्सेप्ट है कि मदर क्या होती हैं, तो नर्चरिंग होती हैं, हमारी केयर करते हैं, सारे जो भी हम सबका कुछ अलग अलग हो सकता है। तो एक तो ये हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जंक्शंस है, वो कहाँ है आपके माइंड में, है ना। मतलब कहने का मतलब है एक रिलेशनशिप है, खासतौर पर रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीजें, एक रिलेशनशिप है। चलो और एक बेहतर एग्जांपल देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, कि एक कॉन्सेप्ट बना है कि हस्बैंड या वाइफ ऐसा होना चाहिए और वो वैसा नहीं है। तो अब क्या हमने बना लिया, हमारा एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, और एक्सटर्नली कैसा होगा हमें नहीं पता, है ना। तो अब क्या करते हैं, तो अब उसमें
जो हम प्रोजेक्ट करेंगे, जब हम ये कहेंगे नहीं तुम्हें ऐसा होना चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है? कि हमारा जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है उससे ही तो आ रहा है, वही तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। तो ये कहा जाता है कि अगर जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, जो एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन है, अगर उसमें ज्यादा गैप है तो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम होगा। अगर मैच करेगा तो नहीं होगा, कम नहीं, मैच तो कभी नहीं करता। ये तो वैसा है कि आपने अब इसको और एक कॉन्क्रीट तरीके से आप समझ सकते हो कि आपने एक फ्रेम बना लिया 2x2 का, और आप ऐसी फोटो ढूंढ रहे हो कि उसमें फिट हो जाए कहीं से, तो वो नहीं फिट होती है, क्योंकि आपका फ्रेम और फोटो अलग अलग है। सो जो भी करना है कर, मेरे से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन है सर बहुत सारे। हाँ, Can you please explain K using the card you have? Please repeat the part of C. C F Dead body weak. C का diffuse form क्या है? Can you please explain C again? Explain of diffuse form of C. Is dead body considered to be inanimate? Dead body वाला सीधी Dead body will be animate. नहीं इनानिमेट में नहीं रखेंगे, मतलब है तो इनानिमेट ही, मतलब अब ह्यूमन फिगर देखा है, डेड देखा है, दैट इंडिकेट्स मतलब ह्यूमन फिगर में ही जाएगा, डेड इंडिविजुअल में, लेकिन उसमें इनानिमेट में नहीं, मैंने शायद बोल दिया था उस टाइम पे। तो लेकिन वो ये इंडिकेट करता है डेथ ऑफ एनी पर्सन और एनी पर्टिकुलर पर्सन, अगर हम देखते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट को इंडिकेट करता है कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स में है उसको इंडिकेट करते हैं। तो इनॉनिमेट में नहीं, डेड बॉडी को हम ह्यूमन में ही कंसीडर करेंगे। ऋतु गौर एंड मयूरी यादव एक्सप्लेन डिफ्यूज फॉर सी। तो नॉट ओनली फॉर सी, मैं एक तो ये मयूरी यादव ने लिखा है कैपिटल सी नहीं होता है, सी है, कैपिटल सी अब आएगा अभी स्मॉल सी है ना, कैपिटल सी अभी स्क्रीन पे है। तो एनी सी, मैं तीनों को बता देता हूँ, सी, स्मॉल सी, इसको हटा दूं पहले तो नहीं तो कंफ्यूजन होगा, स्मॉल सी, स्मॉल के और कैपिटल के। स्मॉल सी है जहाँ पे शेडिंग रिस्पॉन्सेज यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि आपने देखा कि ये सपोज किस इस पे आता है कि ये कोई बैट है, जैसे मैंने पहले भी इसका एग्जांपल, बैट है और ये बैट के पंख हैं या बैट का टेक्सचर ऐसा है, इसको टच करते हैं तो बहुत सॉफ्ट या इस तरह की चीजें हैं, तो वो हमारा टेक्सचर में आ जाता है, जिसको हम स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं। तो एनी काइंड ऑफ टेक्सचर, समटाइम फोर्थ कार्ड है यहाँ पे, उसको लोग बोलते हैं ये कार्ड को, इस कार्ड पे बोलते हैं कि जैसे ये पूरा जैसे शेर की खाल है पूरा, जैसे होता है उस तरह से। हाँ कुछ तो अब जैसे किसी को बता दिए, या कपड़े कुछ ऐसे पहने हैं, उसका टेक्सचर है बहुत मोटा सा पहना हुआ है, टच मतलब सॉफ्ट कपड़ा पहना है, या सॉफ्ट है या बहुत हार्ड है, वो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये आपका ये तो जो भी शेडिंग ही तो है ये शेड, तो इस तरह की चीजें शेडिंग्स में आती हैं, स्मॉल सी। एंड उसी तरीके से आपका स्मॉल के आता है, के स्मॉल कैपिटल के आता है। कैपिटल के में क्या होता है कि आप शेडिंग को यूज करते हैं, जैसे दूर पास ऊपर नीचे, है ना, दिस काइंड ऑफ डिस्टेंस रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उनकी स्कोरिंग कैपिटल के होती है। स्मॉल के की स्कोरिंग होती है जहां पे आप शेडिंग रिस्पॉन्सेज को यूज करते हैं और 2D ही देखते हैं, जैसे एक्सरे की बात की, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है, एक्सरे मैप की 2D फॉर्म में है, लेकिन उसमें भी आपको पता होता है कि ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये ऊपर है, ये नीचे है ना। तो वो जो 2D फॉर्म को 2D पे 3D जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम स्मॉल के बोलते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरी चीज, हम इन तीनों में एफ पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है, या नहीं होगा। तो एफ जब पहले है उसका मतलब है कि फॉर्म डेफिनेट है, यानी जैसे चेयर, बॉटल, लैपटॉप, मतलब क्लियर कट डिफाइंड है उसकी, इसका स्ट्रक्चर वो रहता है। सेमी डेफिनेट में क्या हो गया, जैसे स्टोन्स हो गए, हमने बोला कि कुछ इस तरह का है, या ऐसी चीज जो डोमिनेटिंग नहीं है या उसने ऐसा बोला कि ये शेडिंग, अब मान लिया किसी ने बोल दिया, इवन ये भी बोल दिया कि ये कोई बर्ड लग रही है, एनिमल है या बर्ड है, सपोज बोला उसने, और ये बर्ड जो है क्या कहते हैं, और बर्ड इसलिए लग रही है क्योंकि इसका टेक्सचर है और इसका
वो यूज कर रहा है स्ट्रक्चर को, लेकिन डोमिनेटिंग इसलिए वो जो कलर है या जो शेडिंग है, सॉरी, शेडिंग की वजह से वो बोल रहा है कि ये मुझे बैट लग रहा है या कुछ ऐसा बर्ड लग रही है, लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि ये क्या है। अगर वो ये बोल दे कि बैट है तो बैट का इट्स डेफिनेट सेफ हो जाता है, तो वहां पे तो फिर वो एफके में चला जाएगा। ये आपने डेफिनेट तो नहीं में नहीं आएगा, डेफिनेट में। हाँ, तो आप स्मॉल के में क्या होता है, जहां पे इनडेफिनेट फॉर्म है, जैसे क्लाउड, फायर, ये सारी चीजें होती हैं, वो सब उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें था। आई थिंक ऑनलाइन यही क्वेश्चंस थे इन लोगों के सारे। देन हम आते हैं कलर रिस्पॉन्सेस में। देयर आर टू काइंड ऑफ कलर रिस्पॉन्सेस। एक तो आपका हो गया क्रोमैटिक एंड एक्रोमैटिक। क्रोमैटिक मतलब जो कलर देखते हैं, एंड देन एक्रोमैटिक जहां पे आप ब्लैक देखते हैं। जब कोई बोलता है ब्लैक है, ग्रे है, यूजली ग्रे कार्ड ही है, लेकिन कोई भी अभी तक जितने भी रिस्पॉन्सेज यहाँ पे किसी से भी लिए, किसी ने ये नहीं बोला कि ये ब्लैक है। जब मैंने पूछा ये कार्ड कैसा है, इसकी क्वालिटी क्या, तब तो बताया, लेकिन जब रिस्पॉन्स लिया किसी ने बोला? नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला। तो यूजुअली यही होता है। तो लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली यूज कर रहा है कि ये ब्लैक है, देन विल स्कोर सी डैश। और कलर है यानी ब्लू, रेड, व्हाइट, जो भी बोलता है ना, तो वो व्हाइट तो नहीं, व्हाइट तो स्पेस रिस्पॉन्सेस में आ जाता है। बाकी जैसे इसमें स्कोरिंग शीट में हम देख रहे हैं कि कुछ में ब्लैंक है कलर वाला, इसका मतलब उसमें मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो दो तरीके के रिस्पॉन्सेस होते हैं, सी, सी डैश। सी मींस कलर, सी डैश मींस ब्लैकनेस, और ग्रे, ब्लैक अगर कुछ इस तरह का बोल रहा है तो वहां पे हम उसको यूज करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट। इससे हम पर्सनालिटी असेस करते हैं क्या कि अगर कोई बंदा ब्लैक ही ढूंढता है ऐसा? हाँ, तो बस ब्लैक आपका यही बताता है कि टोन डाउन रिएक्टिविटी, यानी डिप्रेसिव साइड्स का बताता है। अब इन तीनों में तीन पार्ट्स होते हैं, लेकिन आपने पढ़ लिया इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि डेफिनेटली FC, CF, C या FC डैश नेक्स्ट में आ जाएगा, FC डैश एंड आपका C डैश F एंड C डैश, ये वो ब्लैकनेस के लिए हो जाएगा। अब आपके लिए देखो थोड़ा सा इजी हो गया है कि डेफिनेट F का मतलब हुआ कि फॉर्म डेफिनेट है कलर के साथ में, वहां पे शेडिंग के साथ में था, यहाँ पे कलर के साथ। सबके उधर से कॉर्नर से ले लो, सब फोटो भी ले हाँ, सकते हैं सब छुट्टी कर लो। सबकी नींद में। एक तुम भी बोले ना अनुराग दीदी आ नहीं, जाएगी। I think हाँ, तो FC, CF सब फोटो खिंचवाना ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, इम्पोर्टेंट है। कंटेंट। तो FC, CF, C मीन्स कि फॉर्म डोमिनेटिंग है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम कि जैसे यहाँ पे क्या रिस्पांस आया था, या कुछ और रिस्पांस देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो जैगुआर वाला है, जैगुआर हाँ, दो जैगुआर। हाँ। But she did mention color there. हाँ, तो कोई बात, तो हम कलर की स्कोरिंग नहीं करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे देखा कि और आपने जैगुआर बोला और एक्सप्लेन किया कि ये पैर है, इसकी पूंछ है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो अब फॉर्म, क्योंकि मेन फोकस कहाँ है, फॉर्म पे, तो अब अगर कलर नहीं देखा है तो F रिस्पॉन्स आएगा, जो F हम स्कोरिंग कर रहे थे, पहले की थी हमने। अगर यहाँ पे आता है कि ये क्या कहते हैं, कोई भी दिया जगुआर बोला उसने और ये पिंक कलर का है, पिंक कलर का जगुआर है, देन हम कलर आ जाएगा उसमें। दो जगुआर में पिंक कलर का जगुआर नहीं होता है, उसकी
एनिमल चाइल्ड लाइक टेंडेंसीज, तो एनिमल मूवमेंट, अब एनिमल तो बता। तो अब यहाँ पे जैसे उसने बोल दिया कि ये, हाँ अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि ये बीच का हिस्सा देखा और बोला क्या है, बटरफ्लाई, ठीक है, क्या बोला, बटरफ्लाई है, और उसने बोला कि बटरफ्लाई का शेप है तो एफ हो जाएगा। अगर उसने मुझे बटरफ्लाई लग ही इसलिए रही है क्योंकि ये क्या है, इसका रेड कलर की है, तो बटरफ्लाई ऐसी ही होती है, तो अब आपका सी एफ हो जाएगा कि उसने कहीं उठा, वो तो लिया है, फॉर्म का लिया है, लेकिन टोटली कलर पे नहीं आया। अब अगर किसी ने बोल दिया यहाँ पे इस कार्ड पे अगर हम आते हैं और नीचे की साइड में कि ब्लड स्पॉट है ना, तो डिफ्यूज है, मतलब इनडेफिनिट फॉर्म है, कोई फॉर्म ही नहीं है। चलिए होली खेलते हैं। हाँ, होली खेल कर आ रहे तब भी फॉर्म आ गया ना, ये कलर्स हैं, पर्सन है, होली खेल कर आ। लेकिन अगर किसी ने ब्लड स्पॉट बोला है और ये पैथोलॉजिकल होता है, अगर सिंगल रिस्पॉन्स भी है इस तरह का, तो अगर कोई बोलता है कि नहीं, कोई लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनके पैर में चोट लगी और ये ब्लड का स्पॉट है, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, तो अब आपका ये क्लियर हुआ, एफ सी, सी एफ और सी। तो इसमें तो मोस्ट ऑफ द रिस्पांस ब्लड से ही रिलेटेड हो सकते हैं। ये तो आपका प्रोजेक्शन है ना आप मतलब, अब ये नहीं, किसने देखा, बहुत बहुत कम लोगों ने देखा। सर मेरे को तो कोई ऐसा लग रहा है, कोई सूफी बैठ के ऐसे गाना गा रही है। हाँ देखो ना, मतलब ऐसा नहीं है कि Literally, तो सूफी एक दूसरे को मिलती है। वो गाना गा रहे हाँ, हैं। ठीक है, कोई भी देख सकते हैं, कोई कुछ भी देख सकता है इसमें, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप ये कहते हैं ना, यही अपने सेंटेंसेस पे हमें ध्यान देना होता है कि जब हम ये बोल रहे हैं कि ना इसमें तो कोई भी ब्लड ही देखेगा, तो दैट वो एक चीज ये इंडिकेट करता है कि इवन मुझे एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है कि कोई कुछ और देख सकता है। तो ये जब हम टेस्ट करेंगे ना, तो ये उस टाइम पे हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, ये लिमिटेड हो जाएगी, लिमिटेशन क्रिएट करेगा ना हमारे लिए। वी हैव टू बी ओपन कि भाई कोई कुछ भी रिस्पॉन्स दे सकता है, हमें नहीं पता, है ना। सी में सी जो फॉर्म इनडेफिनेट कह रहे हैं, क्या वो तब होगा जब हम ये बोले कि वो कहे कि मुझे इसमें से 2 कलर्स दिखाई दे रहे हैं एंड नो फॉर्म आई कैन सी हियर। नहीं, कलर्स दिखाई दे रहे हैं तो उसको कलर नेमिंग बोलते हैं। अभी इंडेफिनेट किसे कहेंगे? एग्जांपल इनडेफिनिट में ऐसा बोलेंगे जैसे एक तो कलर नेमिंग कर दी हमने कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये रेड है और ये ब्लैक है, लास्ट कार्ड में बोलते हैं कि डिफरेंट कलर्स हैं, तो कलर नेमिंग या कमेंट हो जाता है। इनडेफिनिट में मतलब कुछ, जैसे उसमें मतलब ब्लड स्पॉट है तो उसका कुछ तो शेप होता है, जैसे अगर ब्लड स्पॉट है कुछ होगा, लेकिन कोई डेफिनेट इनडेफिनिट है, कुछ भी हो सकता है। और सेमी डेफिनेट में होगा, जैसे बताया मैंने आपको इस वाले में कि सेमी डेफिनेट में जैसे यहाँ पे देखा उसने, है ना, ये कलर वाला ले लेते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। नहीं, वो जो 10th कार्ड है वो दूंगा। अब ये जैसे आ गया, अब किसी ने बोला कि ये पार्ट है, क्या कहते हैं, ये रैट की तरह लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये रैट क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका जो कलर है वो रैट की तरह है ना। ये पीकॉक लग रहे हैं, लेकिन ये पीकॉक क्यों लग रहा है, क्योंकि ग्रीन कलर का है। तो अब और उसने क्या किया, शेप बता तो रहा है मैच वगैरह, लेकिन उसको मेन उसके लिए डोमिनेटिंग क्या चीज है, एक मिनट रख दो, पहले रख दो, हटा दो इसको, हटा दो इसको, हटाओ। 2 मिनट लगेंगे। ब्लड स्पॉट बोल रहे हैं, जो पैथोलॉजिकल है और चोट लगी गई, लड़ाई हो गई और तो कॉन्टेक्स्ट आपने अब ऐसा होता है कि ऐसे समझो कि जब आप फॉर्म के साथ कलर दे रहे हैं, एक तो ये हो गया, और हाँ नहीं फॉर्म नहीं है, लेकिन अब 2 लोग लड़ रहे हैं, आपने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं और ब्लड आ रहा है, तो अब इमोशंस भी कहीं ना कहीं किसी कॉन्टेक्स्ट में तो आएंगे। अगर अचानक से बिना किसी रीजन के आप ये बोलते हो कि मैं बहुत खुश हूँ या मैं बहुत दुखी हूँ, कोई रीजन नहीं है, तो वो पैथोलॉजिकल हो गया ना। बिल्कुल, फॉर्म हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, आप ये समझ, है ना।
कि उसने पूरा वो किया कि ठीक है ब्लड है, ब्लड निकल रहा है इनका और ये सब, हाँ लड़ाई, तो कॉन्टेक्स्ट उसने दिया। लेकिन अगर कोई अचानक से ही बोलता है कि रोहिणी, रोहिणी खाली बोतल दे देना बस। ये भी ये लो खाली बोतल। चाहिए ना और है आपने क्या बोला कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट मतलब थॉट प्रोसेस, कॉन्टेक्स्ट का मतलब मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कल दिक्कत ना हो लोगों को। फॉर्म हम देखते हैं तो फॉर्म एक आपका पिक्चर दे, मतलब क्लियर कर देता है कि भाई इसी लिमिटेड जो लिमिट है उसको मना किया, चीनी की मना करनी पड़ी थी, तो फिर वो ना सुबह जब मना नहीं की थी तो इससे डबल ट्रिपल थी, यही बोला था मत डालना। तब सही होती चीनी। अगर मत डालना बोलते तो हमारे पीने नॉर्मल। कल से पी के मंगा देगी। इसलिए भी डलवा दिया, तो थोड़ा सा एनर्जी था आप लोगों को। नहीं आए कैसे थे? क्या किया था ना? आती चलो। और भी बच्चे हैं हमारा रूम आप उस तरफ जाएंगे तो शायद हाँ। मैं पटपलगंज में आपकी मर्जी है, वही रिस्पॉन्स जैसे हम बोलते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ऐसी। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो आप ऑनलाइन कनेक्ट कर लेना फोन पे। मैम की इसका लेटर लेकर आई, मैं वहीं जाके फिर डिस्कस ओरिएंटेशन डे है ना, ज्यादा हो गया बहुत ज्यादा हो गया सर। हाँ 2 और 3 सैटरडे जल्दी कर। अच्छा नहीं सर, हाँ जल्दी कर देते हैं आप थोड़ा सा। एक्चुअली आप लोग तो सोए भी नहीं है। मैं तो कभी किसी का फोन कल ये मैं फोन ऐसे करते लोग में भी हम टेंशन की दूसरी जगह पे कौन सा उसके आप कभी हम वो वो भाई वो सो गया अंदर, सो रहा था अंदर। हाँ मैं को उसमें मैसेज कर रहे हैं, सबको पर्सनली रिप्लाई कर रहे हैं। कितने बजे से कल 9 मैडम के साथ ही हम लोग चलेंगे। 8:30 रख ले कल स्टार्टिंग जल्दी फिनिश 8:30 9 मतलब शार्प 9 9 क्या मतलब 9 मतलब ले लेंगे। हाँ 9 नहीं वो अंदर रहता ही है, नहीं वो अंदर ही रहता है आई थिंक। अंदर ही रहता है वो, ऑफिस में सो गया तो बोल देंगे कि फोन ऑन रखे। उसको बोल देंगे जल्दी सो जाना आज। तो रात को नींद ही नहीं आए तो मैं सोती रह जाऊंगी, फिर 12 बजे उठूंगी तो सब 4 हो चुका होगा। ऑनलाइन तो क्यों किया सर हमने बच्चों, हाँ? ऑफलाइन ही फर्स्ट थी, अच्छा तो हमें भी थोड़ा ये लग रहा था ना कि कैसा रहेगा, कैसे पहुंचेंगे, वो थोड़ा बहुत सारी चीजें हो जाती है। ऑफलाइन तो 2 ऑटिज्म के ऊपर की, ऑनलाइन करें जो भी टाइम बचा है थोड़ा सा, है ना? अब डेफिनेटली खुश हो गए साहिब, एनर्जी चाय पीने से नहीं है, जाके सोएंगे आराम से। कल फिर आना है। तो कलर का मैंने आपको बताया, कलर
कलर एंड क्रोमैटिक रिस्पॉन्सेज में। तो कलर हम लोग बात कर रहे थे क्रोमैटिक में, C से FC, CF एंड C, दैट वी हैव डिस्कस। देख लेना कोई क्वेश्चंस अगर आएंगे ऑनलाइन तो देख लेंगे। नहीं हो जाएगा, कितना है चार्ज तो है 68% है। हाँ हाँ निकालो। वही देख रही हूँ साथ साथ। तो ये समझ में आ गया कलर का। सिमिलरली अगर ब्लैकनेस और समथिंग ब्लैक या ग्रे कुछ बोल रहा है वर्ड है, तो सारे ब्लैक एंड ग्रे कार्ड्स बहुत सारे हैं, लेकिन यूजुअली हम नेम नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है बैट है, और बैट मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये ब्लैक है या ग्रे है, जो भी, तो अगर वो इस तरह से यूज कर रहा है तो उसको हम C डैश यानी क्रोमैटिक कलर्स में कोड करते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्रोमैटिक को करते हैं वैसे वहां पे करते हैं। अगर फॉर्म डेफिनिट है तो FC डैश, C डैश F और C डैश, तो इस तरीके से रहता है। तो FC ये मैंने बता दिया, FC फॉर्म डेफिनिट होता है। एंड ये है इसको हम फोर्स्ड FC बोलते हैं। अब फोर्स्ड FC यानी फोर्स्ड कलर क्या है, एक बार उसको समझ लेते हैं। कि जैसे एक रिस्पॉन्स था, आप में से किसी ने दिया कि जगुआर है, ठीक है। तो अब इस कार्ड पे ये साइड में आप लोगों किसी ने बोला कि ये जगुआर है, तो जब तक ये जगुआर था ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा रिस्पॉन्स हम मान रहे थे, है ना। ठीक रिस्पॉन्स, अच्छा मीन्स अच्छे तो सभी हैं, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स का मतलब ये हुआ कि जगुआर का कलर पिंक, अगर कोई बोलते ना पिंक कलर का जगुआर है, देन इट इज ए फोर्स्ड रिस्पॉन्स। बैक ब्लैक होता है, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं ये जगुआर है और वो भी पिंक कलर का है, तो ये फोर्स्ड FC हो गया। यानी आप अपने जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से आपका कलर मैच नहीं करता है, करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अगर लेमैन टर्म में समझे तो जबरदस्ती के इमोशंस हम घुसा रहे हैं, है ना। तो मतलब कलर तो इमोशंस के बारे में था, तो यही इंटरप्रिटेशन में भी यही सारा आएगा जब हम कल करेंगे। तो ये होता है फोर्स्ड C, और इसको लिखते हैं ऐसे एरो के। वो कलर डिस्क्राइब करे, हाँ कलर डिस्क्राइब करे तभी हम पूछे और फिर डिस्क्राइब करें। नहीं, कैसे पूछने पे भी और पहले भी बता देता है तब। F(C) और arbitrary FC, like when color is merely mark of subdivisions। अब क्या है subdivisions, क्या है, जैसे केवल डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स को कलर का यूज हो रहा है। जैसे मैप में होता है, मेडिकल चार्ट्स में होता है, क्या कि उस इसमें जैसे कुछ बता दिए कि भाई ये बॉडी के अंदर का पार्ट है, ये रेड वाला जो है लीवर है, नीचे का हिस्सा जो है ये क्या कहते हैं एब्डोमेन है, या जो भी बताया उसने, ये रिब्स हैं, और ये क्या कहते हैं ये कुछ और है। इस तरीके से जैसे मैप में हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं ब्लू, हाँ जैसे ब्लू है तो वाटर बॉडीज हैं, और ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीनरी है, जंगल का एरिया है, या फिर आपका क्या कहते हैं व्हाइट कलर का जो दिख रहा है वो स्नो है। तो इस तरह से मैप में हम करते हैं। तो ये क्या आर्बिट्री है कि किस कलर का क्या होता है हमें नहीं मतलब है। द ओनली थिंग इज टू डिफरेंशिएट फ्रॉम वन थिंग टू अदर, वो हमने उसको डिफरेंट कलर्स यूज कर लिए, तो इसको हम आर्बिट्री कलर रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये इजी है, समझ में आएगा। क्या बात है FC सिंबोलिज्म, सिंबॉलिक कलर। अब किसी ने बोला कि ये ग्रीन कलर है इसमें, एंड ग्रीन सिंबलाइजेस पीस और फर्टिलिटी, या रेड है, रेड इज फॉर लाइक मतलब कोई साइन है जो डेंजरस साइन होता है उसके लिए, करेज या इस तरह का। तो क्या ये अब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं, सिंबल्स के तौर पे यूज हो रहे हैं, तो इसको सिंबलाइजेशन। इसमें ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ कलर को मर्ज किया गया है। अगर हम आर्ट एंड पेंटिंग क्या चीज कहा जाएगा कि ब्लेंड किया गया है, तो कलर की सेटिंग हो गया मैम। जैसे आपने ब्लेंड किया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछोगे आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्लेंड किया गया, तो अगर उसने बोला कि नहीं कहीं पे लाइट है कहीं पे डार्क है, तो वो शेडिंग में चला जाएगा।
तो एक क्वेश्चन है ऑनलाइन, सो वी शुड आस्क व्हाई यू सी इट्स ए पीकॉक। नहीं, जैसे पहले भी हमने बात किया, हम क्वेश्चन नहीं करते क्यों पीकॉक देखा, हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल आप बताओ इसके बारे में कि कहाँ पे देखा, किस वजह से आपको लग रहा है, या सिंपली जैसे मैं करता हूँ कि अच्छा पीकॉक में और इसमें क्या मैच करता हुआ लग रहा है जिसकी वजह से आप, क्योंकि हम नया चीज नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, उसके थॉट प्रोसेस को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे चैलेंज करने के लिए नहीं, तो समझने के लिए है कि हमारा क्लाइंट क्या फील कर रहा है या किस चीज क्या चीजें हो रही है ना। बस उसके थॉट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, वो करेगा, खुद करेगा। वो जो बोलता है उसी पे, उसी को स्टिक रहना है हमें। फोर्स एफसी आर्बिट्री हो गया, सिंबलिज्म हो गया, सीएफ, सीएफ में भी वही सेमी डेफिनिट फॉर्म है, बता ही दिया मैंने, और सेमी डेफिनिट फॉर्म आपका क्या कहते हैं सिंबलिज्म में भी हो सकता है, आर्बिट्री भी हो सकता है। जैसे किसी ने बोला कि किसी ने ये बोला, जैसे सिंबलिज्म के तौर पे हम बात करते हैं कि किसी ने बोला कि ये क्या है, किसी कंट्री या किसी राजा के राज्य का कुछ क्या बोलते हैं एम्ब्लेम है ना, है उसमें ये साइड में ये बने, तो ये डेफिनेट फॉर्म हो गया है ना, और उसने सारी चीजें अच्छे से डिवाइड की, तो सिंबलिज्म भी हो गया और एफ भी है, और अगर बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं है तो सी एफ, तो वो भी ये भी सिंबलिज्म में आ जाता है। तो सी एफ में क्या है, फॉर्म डेफिनेट नहीं है, और तो उसके साथ पे भी ये रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। अब ये देखना है हमें, एक है प्योर कलर रिस्पॉन्सेज, जैसे ब्लड स्पॉट कलर्स हैं, है ना, एक तो होता है कमेंट कि किसी ने जैसे एक आई थिंक मैम ने देखा, बोला था कि डिफरेंट कलर्स हैं, इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये कमेंट है, ये रिस्पॉन्स नहीं है ना। अगर ये बोलते हैं कि नहीं ये वाला ये पार्ट जो है ये ब्लड का स्पॉट है, तो ये रिस्पॉन्स है, वो सिर्फ जनरल कमेंट था उसके ऊपर कि कलरफुल है ना। तो ये होता, तो प्योर कलर रिस्पॉन्सेस क्या करते हैं, प्योर कलर रिस्पॉन्सेस आपका जहां पे कोई भी फॉर्म नहीं है ना, इनडेफिनिट फॉर्म है, उसको हम कलर रिस्पॉन्सेस में रखते हैं। और कलर रिस्पॉन्सेस, प्योर कलर रिस्पॉन्सेस इज ए काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, क्योंकि ओनली द पर्सन इज ओनली रिएक्टिंग ऑन इमोशंस, नो जो आ रहा है वो कर रहा है, लेकिन कोई मतलब कोई उसके थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। देन सी हो गया प्योर कलर रिस्पॉन्स। सी एन कलर नेमिंग, कलर नेमिंग मैंने था कि रेड है व्हाइट है ऐसे बोल दिया उसने, वो कलर नेमिंग हो गया। देन आपका था सी डी ई एस, यानी सी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मीन्स जैसे कि डिफरेंट कलर्स हैं, ऐसा लग जैसे क्या कहते हैं, मैडम ने बोला कि कुछ शेड्स हैं, सारा कुछ है, और ये ऐसा लग रहा है कि कोई मॉडर्न आर्ट या पेंटिंग है, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया। उस कलर कोई और enhance कलर की ऑरेंज है और पिंक ऐड ऑन, मतलब डिस्क्राइब, सिर्फ डिस्क्राइब करना, कलर्स है, डिस्क्राइब लाइट एंड डार्क शेड्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं और कुछ नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन हो गया। ये कलर नेमिंग में सिर्फ नाम दे दिया आपने। सी सिंबलिज्म का मैंने, प्योर कलर के सिंबलिज्म का मैंने बता दिया, जैसे रेड कलर है तो इसका सिंबल ये होता है इसकी वजह से। सर सी डिस्क्रिप्शन कमेंट जैसे को साउंड कर सकता है, नहीं, कमेंट तब बोल रहे जैसे अगर वो बोले कि ये किसी ने एक मॉडर्न आर्ट पेंटिंग बनाई है ना, ये इस इन चीजों को ये दिखा रहा है, तो इस तरह का मॉडर्न आर्ट मुझे लग रहा है कि कुछ है। लेकिन अगर इसी को ये इसमें कुछ डिस्क्राइब नहीं किया उन्होंने, अब उसके बाद उन्होंने बोला कि ये यहाँ पे जगुआर्स हैं, ये बीच में ये कुछ बनाए, तो किसी ने कोई पेंटिंग बनाई है ऐसा लग रहा है, और ये मे बी ये किसी किंगडम का एम्ब्लेम भी हो सकता है, तो वो पूरा रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में सिर्फ कलर को डिस्क्राइब कर दिया कि ये डिफरेंट कलर्स हैं और ये डिफरेंट शेडिंग्स हैं, बस अच्छा सा लग रहा है या कुछ सारी चीजें, बस यही है, मतलब उसको डिस्क्राइब कर अंदर जा रहा है। नेमिंग में अंदर नहीं जाता है, नेमिंग में सिर्फ इतना बोलेगा कि रेड व्हाइट और डिफरेंट कलर्स हैं, दैट्स इट। तो वो नेमिंग नाम कर दे दिया उसने। only C will represent what? क्या चीज? ओनली सी प्योर कलर रिस्पॉन्स। तो ये सारी पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आएंगी। नहीं, प्योर कलर वाला जो आता है वो पैथोलॉजिकल उसमें आता है। प्योर कलर में और कलर नेमिंग में हम डिफरेंस कैसे करेंगे? प्योर कलर आपका रिस्पॉन्स है कि ब्लड स्पॉट है, ये यहाँ पे है, ये ब्लड स्पॉट है, वो बता रहा है। नेमिंग में बता रहा है कि ये सिर्फ डिफरेंट कलर्स हैं, रेड व्हाइट लाइक ग्रीन ऑरेंज, डिफरेंट कलर्स हैं और कुछ नहीं है कार्ड में।
कलर में जैसे प्योर कलर आपने बताया, प्योर कलर इज ए रिस्पॉन्स। जैसे किसी ने बोला कि ये एक ऐसा लगता है जैसे दाग पड़ जाता है शर्ट पे, कलर लग जाता है किसी के, तो वैसा लग रहा है, तो वो रिस्पॉन्स आपको बता रहा है कि जो मैं देख रहा हूँ, है ना नहीं नाम बता सकता है कि रेड कलर का है, ब्लड स्पॉट है तो मतलब रेड कलर का है इसलिए मुझे ब्लड स्पॉट लग रहा है, या सारी चीजें, तो वो कलर रिस्पॉन्स आ गया। उसने उसमें इन्वेस्ट किया और कुछ बताया आपको। कलर नेमिंग में उसने कुछ नहीं बताया, जैसे मैडम ने अभी शुरुआत में देखा था, 4 कलर बताए। हाँ बता दिया कि डिफरेंट कलर्स हैं और कुछ नहीं। और नेमिंग का मतलब है कलर के नाम भी बता दिए कि रेड व्हाइट है, डिफरेंट कलर्स हैं, तो बस और कुछ नहीं था। या बोल दिया होली के कलर्स लग रहे हैं, कि जैसे होली में कलर्स हो जाते हैं उसी तरह से कलर यहाँ पे किसी ने दिख रहे भेजा हैं। किया है। और CGS हाँ हाँ आता है, रिस्पॉन्स कॉमन है, तो वो कलर नेमिंग हो गया। डिस्क्रिप्शन में उसकी क्वालिटीज में हम थोड़ा जैसे चले जाते हैं अंदर, और सिंबलिज्म का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से रहता है। CDS क्या नाम है? सी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना, और वो लास्ट पॉइंट सिंबलिज्म वो पहले बताया मैंने आपको। तो अब आता है क्रूड कलर, एक बार बस रीड कर लेते हैं। और क्रूड कलर रिस्पॉन्सेज इज स्कोर्ड व्हेन द नेचुरल कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपके क्वेश्चंस थे शायद यहाँ पे आंसर हो जाएंगे और बेटर तरीके से। ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन स्टीरियोटाइपिकल फैशन, वी स्कोर प्योर कलर when concept and color association is repetitive, totally without form and without relationship to other concept। जैसे इनका क्वेश्चन था कि अगर दो लोग लड़ रहे हैं तब भी तो ब्लड स्पॉट ही है, लेकिन किसी लाइक अगर विदाउट रिलेशनशिप टू अदर कॉन्सेप्ट होता है देन ओनली वी कंसीडर इट, है ना। हाँ, कलर नेमिंग में सिंपल सा है, इट्स फील इट इज एडिक्वेट टू नेम कलर, सिर्फ कलर के नाम बता देता है। इट मस्ट बी रिस्पॉन्स नॉट ओनली रिमार्क, he must fail to follow the color naming with an adequate response। तो अब क्या होता है, when the response to color is the name, the various hues in the card, there and 3 criteria should be met before scoring the color naming। तो मतलब सिर्फ उसने कलर्स के बारे में बात की और कुछ भी उसने नहीं बताया, है ना। अब किसी ने बोल दिया कि बटरफ्लाई है रेड कलर की, तो वो कलर नेमिंग नहीं है। ये बोले रेड कलर की ब्लड फ्लाई, तो वो कलर नेमिंग नहीं है, ओनली कलर का ही सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया, देन ओनली विल। एंड देन कलर डिस्क्रिप्शन, इट इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट डिस्क्राइब द कलर अपीयरिंग द कलर, यूजुअली स्पेसिफाइंग द आर्टिस्टिक क्वालिटी। जैसे बोला ना मॉडर्न, जो मैंने बताया मॉडर्न आर्ट है या बहुत लाइट और डार्क शेड से की तरह से है, तो वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। कलर सिंबलिज्म, व्हेन सब्जेक्ट यूजेस द कलर फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट मस्ट कंप्लीटली डिसरिगार्ड द फॉर्म। कि कलर है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि सिंबलिज्म की तरह यूज होता है, ग्रीन है, रेड है, व्हाइट है, पीस के लिए है, दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर। एक क्रोमेटिक कलर में भी सिमिलरली आपका FC डैश, C डैश, F, C डैश करते हैं। यहाँ पे ग्रे या ब्लैक होता है, बाकी स्कोरिंग वैसे ही होती है। जैसे कलर में फॉर्म डेफिनिट है, इनडेफिनिट है, इस चीजों को हम या सेमी डेफिनिट है। हाँ, ये आप ये रिस्पॉन्स नहीं है, ये रिस्पॉन्स नहीं, ये बिहेवियर है उसका, जो कमेंट है वो आप उसको लिखेंगे, नोट करेंगे, उसका मीनिंग होता है। हाँ, तो आप उसको लिख सकते हैं अब उसको आप नोट डाउन करेंगे। रिस्पॉन्स जहाँ पे आप लिख रहे हैं वहां पे नोट डाउन करेंगे। अब हो सकता है वो डर लग रहा है, हो सकता है कि वो, जैसे उसने बता दिया कि ब्लैक कलर का है, कोई घोस्ट सा लग रहा है और इसको देख के डर लगता है, तो ये रिस्पॉन्स का हिस्सा है। अगर वो सिर्फ इतना बोलता है कि ये कलर है, कलर से, इस कलर से मुझे डर लग रहा है ना, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, वो कलर रिस्पॉन्स है, जो भी कलर है ना। और डर लग रहा है वो उसका एक्सप्रेशन है। हाँ, नहीं, अगर वो ये बोलता है जैसे, नहीं जैसे अगर वो ये, हाँ ग्रीन का ये तो रिलेशन है, लेकिन वो किसी भी कलर को बोल के अगर डर लग रहा है बोल रहा है तो नहीं। और ये पानी वाला स्मूथ सा और कूल सा इफेक्ट दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो ठीक है, तो कलर हाँ, इसमें सिंबॉलिक उसमें आएगा। अगर वाटर बॉडीज को प्रॉपर्ली डिफाइन किया तो फिर ये प्रॉपर रिस्पॉन्स में जाएगा। हाँ, वो कैसे दिया है, अगर आप बोलें कि ब्लू कलर है, ब्लू सिंबलाइज करता है वाटर को, वाटर इज लाइक पीस एंड ऑल, तो देन इट्स प्योर सिंबॉलिक रिस्पॉन्स। जाना है, जाइए। हाँ, कलर सी डिस्क्रिप्शन एंड कलर में सी, जब कलर बोलते हैं तो प्योर कलर, जैसे ये रेड,
बस हो गया, मैं सोच रहा हूँ कलर का ये खाली खत्म। 5 मिनट की बात है, 5-10 मिनट की बात। जब आप प्योर कलर यानी सी का बात करते हैं तो सी का मतलब होता है जैसे ब्लड स्पॉट, जहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं है। वो डिस्क्रिप्शन का मतलब है, जैसे किसी ने बोला कि मॉडर्न आर्ट है या कुछ आर्टिस्टिकली बनाया हुआ है, वो सारा कुछ आपका सी डिस्क्रिप्शन में आता है। तो क्रोमेटिक में भी वही होता है, फॉर्म पहले बाद में, ग्रे या ब्लैक अगर वो बोल रहा है तो उसको हम वहां पे स्कोर करते हैं। ठीक है, तो अब ये आपका कलर एक्रोमैटिक एंड क्रोमैटिक रिस्पॉन्सेज हो गए। कल हम बात करेंगे कैसे हम डिटर्मिनेंट को असाइन करते हैं, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एंड कंटेंट को, कंटेंट, एंड देन विल कम टू फॉर्म लेवल, एंड फॉर्म लेवल के बाद इंटरप्रिटेशन। तो ये कल हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ, क्या बोल रही है, बंद कर दो सर को बोलो। कितना व्हाट्सएप किया क्वेरी। अच्छा, क्या है ये ना, चलो ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक का कलर रिस्पॉन्सेस का। तो हमारी स्पीड ठीक चल रही है, और सबसे ज्यादा दुखी मुझे वो लग रही है जो सबसे पहले एक्टिव थी। सबसे पहले एक्टिव शिवानी तो थक गई। तो कर रहे हैं। कल भी कोशिश रहेगी 4 बजे तक कर दें। हमने कंपटीशन में रखा। सर रेस्पॉन्स सर आधा घंटे कल 15 मिनट का कंपटीशन है रोशाक पे, ठीक है। और उसमें प्राइज भी। ओहो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप ना बड़े हर किसी लड़के को क्या मतलब ये पता नहीं क्या पूछे। सर ये मत पूछिएगा कि सी है ऐसे बंद कर। सर नहीं, सर को नहीं पता है क्वेश्चन तो मुझे पता है। रेस्पॉन्स जो है वो आप बता देंगे ना। हाँ, नहीं बताएंगे कैसे होता है, बताते हैं। Hello everyone, we are just winding up and tomorrow we will start 9 AM start. ओके मैम। ओके मैम। I'm recording आज की। प्लीज सब लोग वीडियो ऑडियो तो अपनी वीडियो रिकॉर्ड वो तो कर लो, स्विच ऑन कर लो अपनी वीडियो, कैमरा ऑन कर लो। हेलो मैम। हेलो मैम। क्या स्क्रीनशॉट है क्या? नहीं सर, अब अभी स्क्रीनशॉट नहीं, अब तो शक्ल भी पूरी हो गई। वीडियो ऑन कर लो प्लीज। मयूरी सुधार ज्योति रितु। मैम नाम क्या है? आप लोगों ने लीव कर दिया है। ओके, बाय एवरीवन। आप लोग ऑफलाइन होते तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी मैम, अच्छी क्लास थी सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। Sir, it was very much lengthy. ओके बाय। Bye. थैंक यू सर, बाय। ओके, Bye. थैंक यू सर।